एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, लेटर एज में ज़्यादा देखा गया है, बीपीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल तो कैंसर प्रोन्स भी बहुत ज़्यादा है. Yes. इज इट डज मतलब जो ये इम्बैलेंस होते हैं हमारे दोषास, इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ इट, और ऐसे कौन से दोषास हैं दैट लीड्स टू दीज प्रॉब्लम्स टू द बॉडी? सर्टन एलिमेंट्स, जो सर्टन रोग हैं, डिजीजेस है, डिसऑर्डर्स है, राइट? एवरी डिसऑर्डर हैज सर्टन कॉम्पोनेंट्स टू इट. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, हम कोई भी डिसऑर्डर की बात कर ले, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कोई लोगों में फैटी लिवर हो गया, या फिर आपने कैंसर की बात की, वो भी एक सर्टन स्टेजेस होते हैं डिजीजेस के और बॉडी के सिग्नल्स के. सबसे पहले बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर, डिजीज कब मैनिफेस्ट होता है? जब हमारा खुद का इमोशनल स्टेट चेंज होने लगे. The root cause of every disease is an emotional dysregulation. हमारा नर्वस सिस्टम या हमारे जो ओवरऑल रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, या हम जो चीजें डे टू डे लाइफ में जिसको रेगुलेट करके चलते हैं, उसको हम इमोशंस बोलते हैं. एनर्जी इन मोशन इज इमोशन. एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड एन इमोशन. ये एनर्जी को अगर हमने स्टैग्नेट कर दिया ना, हमने एक्सप्रेस नहीं किया, या हमने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, या यूटिलाइज नहीं किया ना, ये सब स्टैग्नेट हो जाती है अंदर. जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेके गुस्सा है और अगर मैंने उसको नहीं एक्सप्रेस किया, वो रह जाती है अंदर. अगर मुझे रोना आ रहा है और अगर मैं रो नहीं सकती या मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, वो ट्रॉमा बन के बॉडी में रह जाता है. अगर मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज को लेके दुख है, या आई एम वेरी सैड अबाउट समथिंग एंड आई कांट टेल एनीबॉडी अबाउट इट, मेरे पास कोई नहीं है वो शेयर करने के लिए, वो ट्रॉमा बॉडी में रह जाता है. सो जो रूट कॉज होता है ना, वो हमेशा इमोशनल ही रूट कॉज होता है. उसका सेकेंड लेयर हो जाता है हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जहां हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम कोई चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी विद इन अस. बहुत ज़्यादातर लॉट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स विल हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन. अगर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके कोई चीज़ अपने बॉडी में रख रहा है और नहीं एक्सप्रेस किया है, उसको नहीं जताया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थायराइड मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर पीनल ग्लैंड. Thyroid is not a disorder of just the thyroid gland. It begins with your pineal gland, which is in your hypothalamus. ये हार्मोन का डिसरप्शन कहाँ पे हुआ? हार्मोन तब डिसरप्ट हुआ जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया. एक आजकल ना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को सर्टेन हार्मोन्स के नाम पता होते हैं. कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है. हमें हमारे बॉडी में जब भी थ्रेट, कोई भी चीज को हम नोटिस करते हैं ना, या इंटरनली अगर कोई भी चीज से डर लगने लगे ना, कॉर्टिसोल इंक्रीज होने लगता है. कॉर्टिसोल अगर बॉडी में इंक्रीज होता है, उससे उसके साथ साथ वो क्या करता है, हमारे इंसुलिन को भी बढ़ाने लगता है. दे आर जॉइंट टुगेदर. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि मुझे डायबिटीज खाने से नहीं हुआ, मुझे डायबिटीज स्ट्रेस से हुआ है. या देयर इज टाइप 2 डायबिटीज, लाइक कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ गया या आपकी लाइफ में हाइपरटेंशन है, तो टाइप 2 डायबिटीज का नाम दिया है शायद. आई थिंक दिस इज बीइंग यूज्ड. यस, वन ऑफ द मेजर causes of type 2 diabetes in today's modern day and time is a large portion of stress in someone's life and they not being able to do anything about it. They not being able to address that stress. तो ये स्ट्रेस का मतलब क्या है? कॉर्टिसोल हार्मोन डिसरेगुलेटेड हो गया है, उसने इंसुलिन को भी इम्बैलेंस कर दिया है. जब एक दो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उसके साथ साथ बाकी सब को भी वो लेके जाता है अपने साथ. थायराइड हार्मोन इज ऑल्सो मूड रेगुलेटर, इज ऑल्सो मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, और वो भी इम्बैलेंस हो सकता है अगर हमारा इंसुलिन इम्बैलेंस है, अगर हमारा कॉर्टिसोल इम्बैलेंस है. मैं बताने, विदाउट गोइंग मोर इनटू द मेडिकल एस्पेक्ट, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब हॉर्मोन्स मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है. सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ये सारे हॉर्मोन्स, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, मोटिवेशन हॉर्मोन्स, ये सारे जो हॉर्मोन्स की जो मैंने अभी बात की है, सटाइटी हॉर्मोन, सेटिस्फैक्शन हॉर्मोन, ये सारे हमारे गट में पैदा होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि दे आर कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम.
So if there is a dysregulation, if there is an unrest in your nervous system, it will affect your gut health, it will affect your hormones, and वो hormones जाके फिर आपको physical ailment देने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा second layer जो mental health से connected है. और हमारा थर्ड लास्ट लेयर जो बॉडी फाइनली दिखाने लगती है छोटे छोटे सिम्टम्स को लेके. जैसे अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर आपको डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके हार्मोन में प्रॉब्लम है और आपको थायराइड चेक करवाना है, अपना आयरन लेवल्स चेक करवाने हैं अपने. द बॉडी इज सच अ ब्यूटीफुल मशीन, द बॉडी इज सच अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म कि जब भी कुछ भी रेगुलेशन इरेगुलेशन होता है ना, कोई भी गड़बड़ होती है ना, तो वो एक अपने को सिम्टम देता है. बट वी हैव टू बी माइंडफुल एंड वी हैव टू बी इंट्यूटिव टू बी एबल टू लिसन टू दो सिम्टम्स, सो वी गेट टू नो कि रूट कॉज का प्रॉब्लम क्या है इसका. दैट्स व्हाई व्हेन एनीबॉडी कम्स टू मी ना, सिम्टम्स के साथ साथ हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि आपका इसका रूट कॉज का प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आपको ये हुआ है, सो दैट जब उसको हम ईज कर सके, उसको हम कंफर्ट दे सके, ये सारे जो बाकी फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो अपने आप रेगुलेट होना चालू हो जाएंगे. सो ये जो 3 लेयर्स जो मैंने आपको बताए ना, इट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स जब दिखने लगे हमें, फाइनली जब दिखने लगे, तब जाके ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं, वो सब मैनिफेस्ट होता है. It's not about only categorizing it in doshas, only categorizing it in modern science. इतना easy होता तो फिर there would have been a lot of advancement today. But it's a little bit more complex than that, and you have to look at these 3 layers. जब हम ये 3 layers को देखने लगे, अब solutions अपने आप आने लगते हैं. And I'm very happy to say that in my practice also I have seen that, working with clients also I have seen that जब हम ये तीनों चीज़ों को address करते हैं ना, benefits, symptom reversal, sustainability of good health becomes 90% possible in most people. And I say this with so much confidence is because I have helped people with this, I've experienced this with people, and I also see day in and day out how it can be sustained for a longer time rather than band-aid solutions of only taking medicines. अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि यू हैव अ 3 layers, सो इफ यू वांट टू वर्क ऑन 3 layers पर्सनली, Yes. बिफोर लाइक मे बी फ्यू ऑफ द पर्सन्स डोंट गेट अप्रोच टू नियरेस्ट, ठीक है, उनके पास इतना वो नहीं होता है, राइट, अप्रोचेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे पर्सन पर्सनलाइज्ड पर्सन्स नहीं मिलते हैं जो उनको बता सकें कि क्या करना है. Yes. सो इफ एनीवन वांट टू फॉलो सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ, Yes. तो एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग इन अ वेरी डीप वे, बट यहाँ एक सर्टेन लेवल पे वो क्या चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में, Yes. कैसे ये 3 layers को वो थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं. Yes, fantastic question. हाँ, बहुत सारे लोगों को easy access नहीं होता है, या वो अप्रोच नहीं कर सकते लोगों को, या साइन अप नहीं कर सकते. There are lots of different reasons. So what is the first step to begin? The first step to begin is self reflection. हम जो ये टर्म यूज करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है सेल्फ रिफ्लेक्शन. इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर कॉम्पोनेंट रादर देन लुकिंग इनवर्ड, लुकिंग एट योर फ्लॉज, लुकिंग एट वेयर यू नीड टू वर्क, लुकिंग एट कि हम कहाँ पे बेटर हो सकते हैं. अगर हमने हमारे खुद का पोटेंशियल देख लिया. डॉक्टर, वी हैव टॉक अबाउट द 3 layers दैट लीड्स टू, मतलब जहाँ हमें बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या फिर बीपी हो या फिर कैंसर जैसे ऐसे एडवांस्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. कैन वी लाइक, हर किसी के पास वो एक्सेस नहीं है, ठीक है, नोबडी गेट इजी एक्सेस टू डाइटिशियंस और न्यूट्रिशंस और होलिस्टिक कोच. तो व्हाट आर द थिंग्स, मतलब हम ऐसा क्या चेंज करें अपने लाइफस्टाइल में, या हमारे व्यूअर्स क्या चेंज कर सकते हैं so that they don't reach to the advanced ailment stage. Yes. मतलब उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पर क्योर नहीं है कुछ. Yes, that's a fantastic question. बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है, शायद वो अप्रोच नहीं कर सकते या ज्वाइन नहीं कर सकते, यू नो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये. मेरा मानना ये है, और व्हाट इज समथिंग दैट आई टेल एवरीबॉडी इज दैट अगर खुद से शुरुआत करनी है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी. It's very important for you to first do a self-analysis, self-reflection, to be able to understand yourself. The whole concept of spirituality, what I believe is that spirituality has got only to do with self-awareness. The more self-aware you are, the more in tune with your own intuition you are, the more higher in your spiritual journey you are. तो ये जो एक awareness होती है, अगर मुझे अपनी
खुद की पोटेंशियल की अवेयरनेस हो गई, राइट, एंड आई नो व्हाट माई हायर पोटेंशियल इज लाइक, आई एम कॉन्स्टेंटली एमिंग फॉर दैट बिकम्स माई स्पिरिचुअल जर्नी. हमारा ये जो टर्म होता है आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, बट आई हैव अ बिलीव दैट द ओनली वैलिड एक्सप्लेनेशन और द ओनली वैलिड meaning of the word spirituality, or if you are on a spiritual journey, what it means is that हम खुद को जानने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं और खुद की हायर पोटेंशियलिटी के पीछे भाग रहे हैं अब. सो फॉर मी any kind of religious aspect, any kind of thing that associates to God is that I look at my own higher potential as God, and the intention is to finally reach there. So what am I going to do in that? मेरी एक्टिविटीज़ पे मैं नोटिस करूँगी, मेरे बिहेवियर को मैं नोटिस करूँगी, मेरे खुद के फ्लॉज को मैं नोटिस करूँगी, एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. बहुत ईजी होता है किसी और पे एक फिंगर लगाना, बहुत ईजी होता है किसी और को ब्लेम करना. अगर न्यूट्रिशन की बात हो तो बहुत सारे लोग ब्लेम कर देंगे, अरे फेस्टिवल सीजन आ गया था, अरे ट्रैवलिंग है, अरे कंट्रोल नहीं हुआ, अरे ये है वो है. इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन एनीबॉडी. बट अगर हम ये एक चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि हमारे खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल कम है, वो एक्सेप्ट करके चलें और फिर हम ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएं कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने खुद के सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए. वहां से जर्नी चालू होती है. सो आई ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू गेट बेटर इन हेल्थ, इफ यू वांट टू प्रिवेंट डिजीजेस, इफ यू वांट टू गेट मोर बेटर इन योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, सबसे पहले खुद के साथ बैठो, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, गेट टू नो योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ. एंड देयर आर सम वेज ऑफ डूइंग दिस. किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने जो फ्लॉज है उसको एडमिट करो, एक्सेप्ट करो. राइट. गलती हमेशा सामने वाले में नहीं होती है, आपके अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं और हो सकती हैं. सेकंड चीज़ है, अब जब एक्सेप्ट कर लिया है और अंडरस्टैंड कर लिया है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना. बिहेवियर में प्रॉब्लम है, चेंज करो. रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रही है वो, उसको चेंज करो. एनवायरमेंट नहीं सूट हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज करो. एनी काइंड ऑफ stagnation that is there in your life, you need to get out of that stagnation. That is the first step of it, and that can only happen if you have confidence within yourself, your self-esteem is high, and that will happen through inner reflection. Meditation is a great way of doing this. And what do I mean by meditation? You don't have to meditate sitting in one corner trying to force yourself for 10-15 hours. That's not how meditation happens. Meditation ना एक flow state होता है. मैं जब कोई चीज़ करूं जिसमें मुझे समझ ही ना आए कि टाइम निकल गया है, वो मेरा मेडिटेशन है. हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल और मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की ट्राई कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, दिस इज़ मेडिटेशन फॉर मी बिकॉज आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ टाइम नाउ. मुझे नहीं पता कि कितना टाइम जा रहा है बातों में. अगर मुझे पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग अच्छा लगता है और अगर उसमें टाइम चला जाता है मेरा, आई डोंट रियलाइज दैट इज़ माई फ्लो स्टेट, दैट इज़ माई मेडिटेशन. अगर मुझे लोगों को सिखाने में मजा आता है, टीच करने में मजा आता है, दैट इज माई फ्लो स्टेट. सो आई एम सेइंग फाइंड योर फ्लो स्टेट, एंड वो मेडिटेशन का एक तरीका हो जाता है तुम्हारा. द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेशन. यू कैन ओनली गेट टू नो योर सेल्फ इन आइसोलेशन. हम जो ये प्रिटेंड करते हैं ना कि हमको लोनली फील हो रहा है, बोर्ड है, हमको कॉन्स्टेंटली लोगों की जरूरत है, इट इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. The more you spend time with yourself, the more you are in isolation. और अपनी खुद की जब आवाज़ सुनते हैं हम internally, it gives us a chance to change ourselves. Spend time in isolation as much as possible, frequently, rest, recuperate, listen to your inner intuition. और जब वो isolation से जब बाहर आओगे ना आप, जब लोगों से मिलना है, socialize करना है, चीज़ें करनी है, activities करनी है, उसमें वो जो आइसोलेशन में जो चीजें लर्न की थी, अंडरस्टैंड की थी ना, वो अप्लाई करनी है अभी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड थिंग इज दैट हैव अ पर्पस. एक ना पर्पस होना बहुत जरूरी है लाइफ में. वो पर्पस कुछ भी हो सकता है. वो एक वीक का पर्पस हो सकता है, एक साल का पर्पस हो सकता है, 10 साल का पर्पस हो सकता है. समथिंग दैट इग्नाइट्स दैट पैशन विद इन योर सेल्फ.
एक जापानीज टर्म है इकिगाई करके. Right. You need to know your ikigai. You need to chase it also sometimes. तो अगर हमें एक पैशन मिल गया ना, बड़ा छोटा मीडियम, अपने लिए रेलेवेंट होना चाहिए. That is something that also teaches you things and makes you understand. एक बहुत ही ज़्यादा मैंने एक फनी सा एक कोट सुना था, and it's very true actually, that if you want to know yourself, become an entrepreneur. क्योंकि जब आप ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी में जाते हैं ना, या आप बिजनेस जर्नी में जाते हैं ना, तो आप इतने हाइज एंड लोज कॉन्स्टेंटली देखते हैं दैट यू ऑटोमेटिकली एंड अप अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ लाइफ. सो आई एम सेइंग बीइंग इन्वॉल्वड इन समथिंग, physically, mentally, emotionally, being involved in a purpose in a journey is very important. When we start doing these things ना, slowly हमारे में वो change आने लगते हैं. And then we start chasing our higher potential. And जब हम higher potential के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे और उसके बारे में ही हमारा एक direction होगा, तो बाकी सब चीजें जो irrelevant है उसमें हमारा ध्यान ही नहीं होगा. And that is what we want in life. Now what is ध्यान? This is what ध्यान is. That your dhyan has to be on something more larger than life rather than just small stupid things that we're engaged in day-to-day life and wasting time in that. And I feel that that was the whole concept of me coming out of my book 3 Sutra. I've made it in a way, it is a guide and a journal for self-reflection. कि आप उसके साथ बैठे, आप उसको पढ़े, understand करें certain aspects उसके, उसमें अंदर questions है, activities है, चीज़ें हैं जो आप अपने साथ बैठ के self-aware होके आपको help कर सके वो चीज़ें. So I think this is the first step to begin your journey if you don't want to get help from outside. आपने भी बुक की बात की त्रिसूत्रा. There is a term as Brahm Arpanam. Yes. Okay. So I was very curious कि ये term क्या है? Yes. Can you just like decode this term for us? Sure. So when I was studying, when I was studying to be the Vedic counselor, when I was studying to understand certain aspects of the Vedas, also about Ayurveda, I came across, it's not a new word, it's been there since ages. A lot of people have used it in their different literatures. It's been used extensively to be able to talk about different components of food, of ahar, of understanding yourself from a more deeper aspect. Brahm Arpanam basically means the idea that your food, your sustenance, every single thing is divine. I used to have this motto of mine that health, wellness is divine. It's divinity. तो हम जब एक टेम्पल में जाते हैं और हमको प्रसाद मिलता है तो हम उसको कितनी अच्छी से प्यार से उसको संभाल के उसको खा लेते हैं, एक दाना भी नहीं छोड़ते उसका. Right. So respect for it. कि हाँ नीचे भी रहा होगा तो we'll just take it out and Yes. we have it. Yes. Because it has a divinity. Right? Yes. So the same way, the concept is that हमारा जो body है वो हमारा सबसे पहला मंदिर है. Our body is our temple, our body is our mandir. Every single ahar, every single thing that we put inside our body, we have to treat it like prasad. Okay. And when we start doing that, our relationship with food changes. Our relationship with looking at anything that is going inside our body from a sustenance perspective changes. So that is the reason why I love the whole concept of Brahm Arpanam, that we have left our wellness, our health in more higher power. We have given the power of that divinity to our daily activities, to our lifestyle. We're looking at every activity from a more higher perspective and not from कि हमें सिर्फ खाना है क्योंकि दिन चलाना है, खाना है क्योंकि वेट लॉस करना है, खाना नहीं है क्योंकि वेट लॉस करना है. We stop associating our food with protein, carbohydrates, fats only, but we start looking at food as our sacred food, as something which is very divine to us, and we start giving it the respect that it deserves. जैसे हमारे ancestors बोलते थे, they used to just pray before having a meal. Yes, in so many cultures, in so many traditions, and in so many religions also, right? The idea of praying before eating has the same meaning, that we can bless our food, that we can bless from where it has come, how it is made, who has made it, the ingredients that have gone, and what it is going to do to our body. That is the whole idea of doing a prayer before eating, and that is the whole concept of Brahm Arpanam. That let's treat our bodies and give it the respect that it deserves as being a temple, and then also our food, looking at it from a divine perspective, as a sacred perspective, and treating it as prasad, treating it as something that is going to heal us.
And there is one more concept as rainbow and health. Yes. So when I was like looking to this, so I couldn't relate how you are relating like rainbow and health. Yeah. So I was more curious. So the rainbow has 7 colors, right? The same way we also have chakras in our body, and every chakra has a particular color to it. The concept is that for activating or for healing any of these chakras if they are blocked, or even for overall holistic wellness, right, we need to be able to incorporate colorful foods into our diet. It can't be dominated with only one food group. The whole idea is that we can incorporate different food groups into our diet, different colors which are giving us that phytonutrients, which is giving us that antioxidants. So every fruit, every vegetable, every grain that has color, that color is coming because it has a certain property inside it. Blueberry में blue color आता है because it has antioxidants inside it. Pineapple is yellow in color because it has those kinds of polyphenols inside it. Any kind of fruit, vegetable or food product that has a certain natural color to it is coming because of certain amount of phytonutrients, certain amount of good things inside it which are going to benefit our body. So my idea is that not just do we love the rainbow and are we supposed to look at those colors from an external perspective. Let's start incorporating these foods and vegetables into our daily diet so that we make sure that all our chakras are healthy, all our body parts are also getting the kind of in-depth nutrition that it needs, because everything is related to certain things. अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो हमें एक और एपिसोड लगेगा, so I will not go into the depth of it, but just to give you a gist that let's say for example we have our crown chakra which has got to do with our mind. When our crown chakra, if the crown chakra is associated usually with the color blue, purple, it's all in that same family. So when we eat foods which have that color naturally within it, blue and purple color within it, it activates the crown chakra. It gives it the nutrients that it requires to function really well. So that's how the whole concept of including all the rainbow colors in our diet and the health and the chakras, I have infused everything together, and I've tried to explain it in my book also. And even when I do my consultations with clients, I try and teach them what is lacking within them and what is it that they need to what is it that they require, उनको क्या nutrients की ज़रूरत है उनके खाने में और उनको body में जो already lack हो रही है. It's very easy. मतलब इतना easy अगर आपको suppose कीजिए कि you have to activate your crown chakra, just related with the color. Yes. आप उस color को देखिए, उस color के fruits, vegetables ज़्यादा consume करना शुरू कीजिए, yes. और धीरे धीरे it will activate, your chakra will activate. Very easy. I think like most of us हम इसको नहीं ध्यान में रखते हैं. Yes. हम कुछ भी maybe हमें ये ध्यान जितना हम सोचेंगे कि हाँ यार ये हमारा चक्रा ब्लॉक है या हमारा ये पर्टिकुलर दोषा है, तो हम ये चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स. Yes. और सेल्फ हेल्प कर सकते हैं. Yes. We have a general habit, no. मैंने देखा है फूड साइंस में या यूजुअली एनी काइंड ऑफ आइडिया दैट अगर कुछ एक्सप्लेन करना है हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. But instead of complicating it, what we really need to do is we need to make it more simplified. What are simple things that you can do in your day-to-day life to have that kind of effect that you need? Because more than often, हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है. हमें छोटी चीज़ें, कम चीज़ें रेगुलरली करने की ज़रूरत होती है, तब जाके हमको बेनिफिट्स और रिजल्ट्स मिलते हैं. So that's the whole association to it. Okay. अभी like अगर हम अभी यंगस्टर्स की बात करते हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रॉब्लम्स नॉट इन द यंगस्टर्स. पहले ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स में होता था, अभी मिडिल एज ग्रुप के जो पीपल हैं या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं. फैटी लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स हो गया, या स्टोन्स, हमें सुना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया. इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अर्ली एज में भी लोगों के गॉल ब्लैडर्स रिमूव करने पड़ते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो ये लाइक what are the factors that's causing this? मतलब ये क्या चीज़ें हैं, कौन से लाइफस्टाइल्स, मतलब जनरली हम नहीं ध्यान देते हैं कि लाइफस्टाइल्स में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. Yes, that's a fantastic question. In fact, बहुत सारे clients हैं जो gall bladder remove करके फिर आते हैं and then they want to understand how to look at their diet, how to look at their lifestyle, right? And which is I think a very important topic to talk about. Now our gall bladder is the seat or the house of बाइल अक्यूमुलेशन. एक्सेस बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर में अक्यूमुलेट होता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है. अगर हमने गॉल ब्लैडर रिमूव कर लिया, हमारी बॉडी फंक्शन कर सकती है, बट लिवर पे ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कब होते हैं या गॉल ब्लैडर का कोई भी फंक्शन जो होता है वो खराब कब होता है?
First and foremost, diet plays a very big role whenever you are looking at any condition with gallbladder. अगर आपका डाइट बहुत ज़्यादा फैट रिच है, व्हाट डू आई मीन बाय फैट रिच? अगर आपने बचपन से या अपने डे टू डे लाइफ में अगर आपने मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब टाइप ऑफ चीज़, पनीर, मिल्क, आइसक्रीम, बहुत सारा मिल्क इनटेक ऑल्सो, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आपने बहुत घी, बटर, क्रीम, ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो अगर ये जो फैट परसेंटेज इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो दे आर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स. इफ द बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज फ्लक्चुएटिंग और इफ इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ ये जो फैट का कंजम्पशन हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, तो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स छोटे साइज के, ज़्यादा मात्रा में या बड़े साइज के आ सकते हैं. और फिर जब ये स्टोन्स आ जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सो मेनी पीपल हैव एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स, उनका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उनको कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज चालू हो जाते हैं एंड दे डोंट फील कंफर्टेबल. एट द एंड सोल्यूशन ये होता है कि उनको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा. बट दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लुकिंग एट योर डाइट फर्स्ट. गॉल ब्लैडर रिमूव होने के अदर भी बहुत सारे अलग रीजंस भी हो सकते हैं, बट बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड, आई वांट टू पुट द फोकस ऑन दैट बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्राइमरीली 80% द मेन रीजन वाई योर गॉल ब्लैडर हैज स्टोन्स इनसाइड, राइट. तो सबसे पहली बात तो अपने डाइट को, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डे टू डे लाइफ में इतना सारा फैट कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सैचुरेटेड फैट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से आ रहा है. सैचुरेटेड फैट वो टाइप ऑफ फैट होता है जो एनिमल प्रोडक्ट से आता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो काऊ बफेलो के मिल्क से आते हैं, सारे जो फैट प्रोडक्ट्स है, जैसे रेड मीट बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटीज़ में हो गया, या बहुत ज़्यादा फैटी फिश हो गई, या एनी काइंड ऑफ मीट विच हैज़ मोर फैट कंटेंट इनसाइड इट, राइट. बीफ हो गया, पोक हो गया, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. नाउ इसको रेगुलेट करना पड़ेगा. From a young age, you have to regulate your fat intake. That is when you will be able to avoid getting gallstones or cholesterol deposits in your gallbladder. Now, अगर हो चुका है, अगर आपका gallbladder remove हो चुका है, अब what is the thing that you have to take care of? It does not impact your day-to-day life in a very large way, but yes, digestively, it does give you an impact. The first thing is that it puts more pressure on the liver because now the regulation of bile is not happening. Bile can be produced and sent in the body at any time. First thing is, people who don't have a gallbladder or whose gallbladder has been removed, they need to be very particular about their food consumption timings. उनको खाना टाइम पे ही खाना पड़ेगा. टाइमिंग का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये होने लगा तो उनको सिम्टम्स होने लगेंगे जो उनको कंफर्टेबल नहीं फील होगा उससे. उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे, बहुत सारे IBS के इश्यूज़, बहुत सारे एसिडिटी के इश्यूज़, बहुत सारे रिफ्लक्स के इश्यूज़ भी इसीलिए आते हैं क्योंकि वो खाना टाइम पे नहीं खाते हैं. देन द सेकेंड थिंग इज, अगेन, जस्ट बिकॉज गॉल ब्लैडर अब रिमूव हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आप फैटी फूड्स खा सकते हैं. अभी तो और ज़्यादा, यू नो, यू हैव टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोल ऑन दोज फैटी फूड्स इवन मोर नाउ. आप कम क्वांटिटी में फैटी फूड्स खाएंगे क्योंकि अगेन जो रेगुलेशन है उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो योर फैट कंजम्पशन हैज टू बी मॉनिटर्ड. कम फैटी प्रोडक्ट्स खाने हैं आपको, ज़्यादा प्रोटीन खाना है आपको. एंड द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट ओवरऑल टेकिंग केयर ऑफ द गॉल ब्लैडर ऑल्सो इन्वॉल्व्स यू हैविंग मोर फिजिकल एक्टिविटी. अब आप जब फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप सेडेंटरी नहीं रहेंगे, तो इट गिव्स अ बेटर मोबिलिटी टू योर डाइजेशन. लिवर पे कम असर होगा और डाइजेशन स्मूथ और फास्ट होगा. So that mobility also comes into your digestive system through exercise. So these three things are very important to do if you have removed your gallbladder. और जैसे अगर हम बात करते हैं लीवर, बिकॉज आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है आपके लिवर पे. Yes. ठीक है. एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम है, लिवर फैटी है. Yes. ठीक है. सो इज देयर एनी वे कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? व्हाट डाइट वी फॉलो, क्या हम खा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे जर्नल डिटॉक्सिफिकेशंस वी कैन फॉलो एट होम सो दैट कि ये रिवर्स हो जाए? Yes, fatty liver also has been seen in a lot of cases. जैसे for example मेरे जो clients हैं, when they come with fatty liver and we've seen reports and everything, in that we found out that they have a very high consumption of sugar. They have a very high consumption of, you know, any kind of fried food. They have a very high consumption of red meats. ये सब जो एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है, या वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विथ नॉट एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तब फैटी लिवर कंडीशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो आई एम सेइंग कि अगर आपको पता चल गया है दैट यू हैव अ फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, please reduce the consumption of sugar that you are consuming. It's very important. Sugar has to be reduced. It is not a condition of any other thing, but first step is sugar. Second thing is, and sugar is what? Jaggery, honey, sugar, fruits. Everything. हर एक चीज़ में आपको एक moderation लेके आना पड़ेगा. वो first step है. Second with fatty liver, what I also feel is that overall आपकी जो मैंने जो starting में जो बात करी थी stimulants की, वो आपको regulate करना पड़ेगा. Alcohol consumption, smoking, and also any kind of very high caffeine consumption should be regulated when you have this condition, so that you can start healing from it very quickly. उसके ऊपर लिवर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, क्योंकि जो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होता है आफ्टर स्मोकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर नॉट स्लीपिंग वेल, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू आवर किडनी एंड लिवर ओनली. तो अगर हम ये चीज़ों में इंगेज करेंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसी पे पड़ने वाला है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. द थर्ड थिंग, स्लीप हाइजीन. Very important for people to focus on sleep if they want to stay away from things like hypertension, fatty liver, triglyceride increase, high cholesterol levels. You need to regulate sleep. Sleep बहुत ज़्यादा important है. Every person should get 7 to 9 hours of sleep, between 7 to 9 hours of sleep every night uninterrupted at a good stretch. जब हमारी बॉडी रिकवर यही स्टेज में होती है, तो अगर हम सोए नहीं और हमारी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है, अगेन ऑल द मोर स्ट्रेस ऑन द लिवर एंड द किडनीज. So how is the body going to function in the way that it has to function? So I think ये points अगर हम ध्यान में रखें, तो we can reverse the symptoms of fatty liver, high cholesterol levels, hypertension by taking care of these kinds of basic things. And of course food, I've already spoken about it. Regulating your diet and eating a more plant-based, healthy, fiber-rich, protein-rich food is going to give you more benefits. Drinking water, dehydration cannot be possible. Gallbladder removal, fatty liver, in fact any kind of health condition. Nobody talks about dehydration. Nobody talks about how much water you are consuming in the entire day. Please focus on water also. You need to drink a certain amount of water for your body type so that आपको dehydration ना हो, आपके colon में, digestive system में आपका constipation नहीं हो रहा है, आपकी जो stools हैं वो regular हो रहे हैं और body overall rejuvenated रह रहा है, hydrated रह रहा है. So once you follow these basic things, आपका health का journey चालू हो जाता है. You talk about water, so there is also like important question. सबसे ज़्यादा होता है कि कितना पानी पियो. So like कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ like सब किसी के लिए तो ये एक like सक्सेस स्टोरी है कि मैं 4 लीटर पानी पी लेता हूँ या कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ 3 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए. So what is the ideal like होता है ना पानी इनटेक का क्या आइडियल like कोई फैक्टर है, सॉरी नॉट फैक्टर, कोई आइडियल हम बोल सकते हैं कि इतना पानी आप पियो. Water consumption is again a very personal thing. However, having said that, a minimum of 2 liters of water everybody needs to consume every day. 2 liters of water, 1.5 to 2 liters of water everybody should consume. I mean, I'll tell you why. It's not because somebody has made a rule like that. It's because our body is made 70% of water. And it requires that. What happens when we drink good enough of water in our body? We are never constipated. हमारा motions हमेशा smooth रहेगा क्योंकि colon hydrated रहता है. Second thing is our skin is glowing. We are feeling better. We are feeling more energetic. A lot of times people get headaches because they are dehydrated. A lot of people get migraines because they are dehydrated. उनको पता नहीं चलती है. तो अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी 2 लीटर पियेंगे, आप रेजुवेनेटेड रहेंगे, आपको हेडेक्स नहीं होंगे, आपको टायर्ड नहीं फील होगा. एंड थर्ड थिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दैट आपकी अगर आप वेट लॉस जर्नी में है, अगर आप कोई भी जर्नी में है जो आपको बेटरमेंट करनी है हेल्थ की, body removes everything which is not wanted through our urine. So the more water you drink, the more it removes of whatever is not needed. So these are just essential things for you to take care of. So minimum 2 liters for sure. अब इसमें वेरिएशंस तब आएंगे जब अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, अगर आप रनिंग, जॉगिंग, कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, इवन टॉकिंग फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी. When you do all these things, जब आप समझ ले कि मेरे प्रोफेशन के हिसाब से, मेरे एक्टिविटी लेवल के हिसाब से मुझे इतना हाइड्रेशन ज़रूरी है, तब आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड और रिमूव द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डे. जब हमने लाइक वी हैव टॉक अबाउट लिवर, ठीक है, एंड वी हैव टॉक अबाउट गॉल ब्लैडर एंड देयर इज़ वेरी अनदर लाइक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हम नेट पे देखते हैं गट, ठीक है, गट से रिलेटेड बहुत सारे
मतलब मिथ्स भी हैं, आप ये खाइए, आयुर्वेदा से रिलेटेड भी हैं। कोई बोलता है सुबह एशकार्ड का जूस पीजिए या लौकी का जूस पीजिए, Yes. ठीक है, योर गट विल बी क्लियर, योर गट विल बी लाइक डिटॉक्सिफाइड, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली, सबसे पहले तो ये बताइए, व्हाट क्रिएट्स दिस इम्बैलेंस इन अ गट, यस, व्हाट आर द फैक्टर्स? मैंने आपको समझाया था कि गट हेल्थ नो इज़ वेरी सेंसिटिव। हमारा जो गट होता है उसके अंदर हमारे जो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो गट में होता है। सेरोटोनिन, डोपामिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ये जो सारे हार्मोन्स हैं, सटाइटी लेवल, कितना खाना है, कब स्टॉप करना है, हैप्पी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये सारे रेगुलेट होते हैं हमारे गट के अंदर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर हेल्दी गट, फॉर हेल्दी गुड बैक्टीरिया टू थ्राइव इन आवर गट। सर्टन एक्टिविटीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं बिना जाने बिना समझे, वो बैड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ कर देता है और गुड बैक्टीरिया को कम कर देता है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो हमें सूट नहीं करता है, व्हाट इज़ दैट? कोई लोग, बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जैसे उनको दूध की चीज़ें सूट नहीं होती हैं। पर अगर हमने कंटिन्यूसली दूध की चीज़ें खाई और पी, हमारे गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है और गुड बैक्टीरिया कम होने लगता है। तो दैट इज़ वन फैक्टर। सेकंड, बहुत सारा मैदा, बहुत सारा रिफाइंड फ्लावर खाने से हमारा गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो सकता है, बिकॉज इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वर्ड, राइट? एंड द रीज़न वाई इज़ बिकॉज बहुत सारे लोगों को वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको एक्चुअली इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, वेरिन कुछ भी खाने से, कुछ भी करने से बॉडी ब्लोट हो जाती है एंड इट फील्स एंड लुक्स लाइक बॉडी ज़्यादा पानी रिटेन कर रहा है, सो वी फीलिंग मोर ब्लोटेड एंड वी लुकिंग मोर हेवियर, यू नो, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेमेशन, दैट इज़ नोन एज अ ब्लोटेड बॉडी। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मैदा खाते हैं, शुगर खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हमारे गट को ये नहीं अच्छा लगता है, सूट नहीं कर रहा है, गुड बैक्टीरिया कम होने लगता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। तो अब इससे when this is happening, what really happens is that how is any of the hormone जो इसमें जो कोई भी हार्मोन कैसे इसमें सस्टेन कर सकेगा, so the quality also becomes bad. That is the reason why we need to take care of intolerant food. जो चीज़ों को हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं या जो चीज़ों से हमको ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, उसको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमने वो चीज़ें निकाल दी, जैसे अगर आपको मैदा, पाव, ब्रेड नहीं सूट होता है, तो अगर आप वो डाइट में से निकाल देंगे और ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी ब्लोटेड नहीं होती है। अगर आपको दूध नहीं सूट होता और अगर आपने अपने डाइट से वो निकाल दिया, आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी ब्लोट नहीं होती है। सो ये फर्स्ट स्टेप है, एलिमिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि जो जो सूट नहीं हो रहा है वो निकाल दो। अब जब हमने चीज़ें निकाल दी, सपोज, सेकेंड स्टेप है हम इसको रिजुविनेट करना है, इसको वापस हमको हरा भरा करना है, गुड बैक्टीरिया को थ्राइव करना है। प्रोबायोटिक्स, व्हेन वी कंज्यूम फूड रिच इन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स होते हैं वो खाना, प्रोबायोटिक्स आर दैट काइंड ऑफ फूड्स जिसमें गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होती हैं और खाने से स्टमक में भी वो बढ़ा देता है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पता है, दही इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। अगर आप दही नहीं ले सकते हैं तो हमारे जो घर में हम फर्मेंट करके खाना जो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इडली, डोसा, ऑल दीज थिंग्स आर फर्मेंटेड, ढोकला, ऑल दीज थिंग्स आर फर्मेंटेड फूड्स। तो एक वीक में 1 से 2 बार ये चीज़ खाना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। देन फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स को फर्मेंट, अचार जो होता है, अचार जो हमारे बहुत सारे नॉर्थ साइड में भी, साउथ साइड में जो लोग होते हैं, वेजिटेबल्स को ओवर सीजन प्रिजर्व करते हैं, वो नेचुरल फर्मेंटेशन हो जाता है। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर नोन एज किमची हो गया, साउक्राट हो गया, इंडियन पिकल्स हो गए, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, ये सारा कुछ थोड़ा क्वांटिटी में कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स द बैक्टीरिया समथिंग गुड टू थ्राइव ऑन एंड गुड बैक्टीरिया विल इंक्रीज लाइक दिस। दे आर ऑल नोन एज प्रोबायोटिक्स। अभी ये प्रोबायोटिक्स को एक प्रीबायोटिक चाहिए होता है, जो फूड आइटम्स जो इसको सपोर्ट कर सके। व्हाट आर दोज? बनाना, रॉ बनाना, राइस, लॉट्स ऑफ जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पटेटो, यैम, सूरन, स्वीट पटेटो, ये सारे जो फूड ग्रुप्स हैं ना, ये प्रीबायोटिक के जैसा एक्ट करते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी तो खाना चाहिए। अगर हम प्रीबायोटिक्स इंक्लूड करें प्रोबायोटिक्स के साथ, ये सारे फूड आइटम्स हम खाएंगे अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रोबायोटिक इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर डे टू डे डाइट, ऑटोमेटिकली आवर गट बैक्टीरिया बिकम्स बेटर एंड वी हैव नाइस गुड गट हेल्थ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है करने की। और थर्ड चीज़ जो है गट को हैप्पी रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, इज़ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ स्लीप हाइजीन एंड फूड टाइमिंग हाइजीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्लीप टाइमिंग मेंटेन करना और खाने का टाइमिंग मेंटेन करना गट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपने बॉडी अल्कलाइन नहीं रखी, टाइम पे खाना नहीं खाया और एसिडिटी बढ़ गई तो एसिडिटी गुड बैक्टीरिया को किल कर देगा। अगर आप सोए नहीं टाइम पे और अगर आपको रेस्टफुल स्लीप नहीं मिली तो रिकवरी नहीं होगी, रिजुविनेशन नहीं होगा। सो ये सारे जो फैक्टर्स है अगर हम फॉलो करें, इट कैन गिव अस गुड गट हेल्थ। ओके, आपने अल्कलाइन की बात की, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑल्सो, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें अल्कलाइन वाटर की बात की गई है, ठीक है। सो हर किसी का एक मेथड अलग है, किसी ने आयुर्वेदिक पर हर किसी ने ये बोला कि आयुर्वेदा में ये अल्कलाइन वाटर आप ऐसे बना सकते हो। लाइक व्हाट एग्जैक्टली दिस एल्कलाइन, मतलब पहली बात तो ये है कि हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन कैसे रख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम एसिडिक बॉडी की वजह से स्टार्ट होती है, एंड वी हैव टू कीप इट लाइक जैसे आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, थर्मोडायनामिक्स, यस। सो वी हैव टू मेंटेन दैट। उसके लिए हम ऐसा क्या एल्कलाइन फूड खाना चाहिए या हमें जैसे कोई वाटर प्रिपेयर करना चाहिए, वी हैव टू कंज्यूम, क्या करना चाहिए सो इट शुड बी एल्कलाइन? अल्कलिनिटी बेसिकली मीन्स कि हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है, राइट? जैसे स्किन का एक पीएच लेवल होता है, इंटरनली भी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है। तो व्हेन वी हैव अ सिमिलर पीएच लेवल, अगर ये पीएच लेवल एक बैलेंस में आ गया या 5 या 6 का एक पीएच लेवल है हमारा, इट मीन्स दैट हमारा बॉडी अल्कलाइन है। अगर ये पीएच लेवल चेंज होने लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ज़्यादा एसिडिक होने लगा तो इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हमें पूरे दिन में ये मेंटेन करना है कि हमारी बॉडी एक सर्टेन पीएच लेवल ही मेंटेन करे, एंड इसको अल्कलिनिटी कहते हैं हम। ग्रीन वेजिटेबल्स जब हम खाते हैं, कूलिंग फूड्स जब हम खाते हैं, हम लिक्विड्स बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंटेन करती है एक अल्कलिनिटी लेवल। तो अगर आपको चालू करनी है, अगर आपको आप एक प्रोसेस अभी चालू कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ आप ऑफकोर्स पानी ज़्यादा पिएंगे, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज़ आप वाटर को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। आप पानी के अंदर पुदीना डाल सकते हैं, क्यूकम्बर स्लाइसेस, ऑरेंज स्लाइसेस, लेमन स्लाइसेस, आप ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं सो दैट योर वाटर इज इन्फ्यूज एंड इट कीप्स यू कूल। सेकेंड थिंग इज फूड आइटम्स विच आर कूलिंग, क्यूकम्बर, लौकी, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और जो सारे फ्रूट्स हैं वो सारे अल्कलाइन होते हैं। तो एक दिन में 2 फ्रूट्स अगर हम खाएं, 1 से 2 ग्रीन वेजिटेबल अगर हम कंज्यूम करें, दैट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ अल्कलिनिटी इन आवर बॉडी। स्पिनिच, पुदीना, कोरिएंडर, क्यूकम्बर, लौकी, भिंडी, सिट्रस फ्रूट्स सारे जो होते हैं, एवरी काइंड ऑफ कूलिंग फूड दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर अल्कलिनिटी। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करेंगे, यू विल नोटिस दैट योर बॉडी इज़ मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कूलर। ग्रेन्स में अगर आए तो राइस सबसे ज़्यादा कूलिंग होता है, तो यू शुड कंज्यूम a certain amount of rice in the entire day so that it gives you that cooling property of the rice also. नाउ स्पाइसेस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से या बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करने से बॉडी का पीएच लेवल चेंज हो सकता है, ज़्यादा एसिडिक हो सकती है बॉडी। सो यू हैव टू मेंटेन दैट यू कैन टेक स्पाइसेस एज पर योर दोशा टाइप, और यू कैन टेक स्पाइसेस विच आर नॉट वेरी स्पाइसी बट आपको एक बेसिक वार्मिंग फीलिंग आ रहा है उससे। दीज आर द काइंड ऑफ स्पाइसेस दैट यू कैन कंज्यूम टू कीप योर बॉडी अल्कलाइन। What are some spices? फॉर एग्जाम्पल जो जीरा होता है, जीरा कूलिंग भी होता है और अच्छा स्पाइस भी होता है स्टमक के लिए। अजवाइन हो गई, वो भी छोटे क्वांटिटी में इज़ वेरी गुड फॉर आर स्टमक। Fennel seeds, which is known as सौंफ, is a fantastic herb to have for cooling properties. Basil, sabja seeds, those are also fantastic to have for cooling of our body. Lots of जब हम कलौंजी के सीड्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस इन कूलिंग फॉर आवर बॉडी। सो दीज काइंड्स ऑफ जब स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर हो गया, ये हमारे बॉडी को एक सर्टन लेवल तक ही वार्म करता है, एंड इट डजंट गिव अस दैट काइंड ऑफ अ वेरी हॉट हीटी फीलिंग। जबकि अगर आपने रेड चिली खा लिया या आपने बहुत ज़्यादा टर्मरिक खा लिया, बहुत ज़्यादा जिंजर खा लिया, तो आपकी बॉडी ज़्यादा वार्म हो जाएगी। क्लोव्स अगर बहुत ज़्यादा खा लिए तो आपकी बॉडी अगेन बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी। नेचर ऑफ एसिडिक और बहुत गर्म होता है, जैसे कहते हैं नॉर्मली पीपल यूज टू कंज्यूम इन विंटर्स, विंटर्स में ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यस, द वार्म स्पाइसेस आर सपोज्ड टू बी कंज्यूम्ड इन विंटर्स। दालचीनी हो गई, टर्मरिक हो गया, ये सब, रेड चिली हो गया, विंटर्स के टाइम पे, बिकॉज वो बॉडी को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। बट समर्स में यू सपोज टू बी हैविंग कूलिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस। वंस वी टॉक अबाउट लाइक दोशाज, ठीक है, अगर किसी का पित्त है तो हमें ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। सपोज वी हैव अदर बॉडी टाइप लाइक कफा है या फिर वात है, सो कैन वी कंज्यूम दीज स्पाइसेस? यस,
डिपेंडिंग ऑन योर दोशा टाइप. सो अगर आप में काफ का डोमिनेशन है, अगर आप काफा के बॉडी टाइप से बिलोंग करते हैं, देन यू नीड टू हैव स्पाइसेस टू बी एबल टू रिजुवनेट द बॉडी. आप जितने अच्छे ग्राउंडिंग स्पाइसेस लेंगे अपने दिन में, पूरे दिन में, आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगा, आपको ज़्यादा वाइटैलिटी फील होगा. इट विल कीप योर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा. अगर आप पित्त को बिलोंग करते हैं, पित्त में आपको स्पाइसेस कम करने पड़ेंगे, आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आपको मेंटेन करना है कि आप कूलिंग स्पाइसेस ही यूज़ करें. जैसे मैंने आपको बताया, जीरा, सौंफ हो गया, थोड़ा सा अजवाइन, कलौंजी, ये सारे जो धनिया पाउडर, ये सारे जो कूलिंग स्पाइसेस होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप में वात का डोमिनेशन है, तो वात वाले जो लोग होते हैं, दे कैन यूज़ अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा सा दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं. दे आर न्यूट्रल विथ स्पाइसेस, सो वो सारे स्पाइसेस एक छोटी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं. Okay. और अगर हम बात करें कि तीनों दोशास में से कौन सा लाइक मोस्ट लकी वन? देयर इज नथिंग लाइक दैट. एज वी से, जैसे ना हमारा एक होता है कि ज़ोडिएक साइन को ले लिया या कुछ भी कुछ भी ले लिया हमने. नोबडी इज़ लकी और अनलकी, इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब में एक सर्टन प्रॉपर्टी है, एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट हम उसको हेल्प कर सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, सबके हैं. सो आइडिया ये है कि प्रोज एंड कॉन्स समझ लें और हम हमारे लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सकें. ग्रेट. आपने अभी अल्कलाइन वाटर की बात की थी, इन्फ्यूज़न ऑफ वाटर. तो हाउ लाइक एक करेक्ट वे क्या है टू इन्फ्यूज़ द वाटर? बाय पुटिंग ऑल दीज थिंग्स इनसाइड. जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जा सीड्स डाल सकते हैं अंदर हम, राइट. वी कैन पुट स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर इनसाइड, लेमन स्लाइसेस इनसाइड, ऑरेंज स्लाइसेस इनसाइड, पुदीना के पत्ते हम अंदर डाल सकते हैं, तुलसी पत्ते अंदर डाल सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम एक बॉटल में, पानी के ग्लास के बॉटल में हम डाल सकते हैं, और वो पूरा दिन जो हम सिप करते हैं पानी, we have to consume that, and then the next day same thing, remove that and fresh चीज़ें हम डाल के उसको infuse करेंगे. How long we have to infuse this? You can time. जब भी हम पानी का बॉटल भरते हैं, राइट, तभी हम इन्फ्यूज़ करके रख दिया, उसके 15-20 मिनट्स बाद हम पानी कंज्यूम करेंगे, एंड वी नेवर कंज्यूम द एंटायर बॉटल टुगेदर, सो इट कीप इन्फ्यूजिंग इनसाइड एंड वी कीप रिफिलिंग इट, तो इट कीप्स डूइंग इट डज इज वर्क थ्रू आउट द डे. ओके, सो वी डोंट हैव टू कीप इट ओवरनाइट. कई लोग बोलते हैं पूरा ओवरनाइट रखिए, देन नेक्स्ट डे यू हैव. अगर आप कर सकते हो तो आप कर ही लीजिए. If you can keep it overnight, but some people forget and they can't do it, so you can also do it whenever you remember in the morning, and it'll keep infusing throughout the day as you consume water. Great. Now another biggest problem, like I think both males and females come across this problem, infertility. Yeah. ठीक है. जब हम infertility की बात करते हैं, it's not only about like progeny. Like yes. People always think about this. Yes. But yes, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट इज़ काउंटेड एज अ एज. ठीक है, आपकी शादी लेट हो रही है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, या आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, वर्क और अब होममेड लाइफ को बैलेंस कर रहे हो. ठीक है. नाउ द थिंग इज़ व्हाट कॉजिंग दिस इनफर्टिलिटी, एंड लाइक क्या करना चाहिए इसमें अगर फीमेल इज गोइंग अक्रॉस दिस इनफर्टिलिटी? That is a great question. I get a lot of clients who want to conceive and who have been told that there is some or the other problem, and there will be a difficulty in pregnancy and things like that. But age is just one factor. There are lots of other factors that are contributing to something like fertility and infertility. We need to understand, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मेल और फीमेल दोनों में infertility हो सकती है. ओके. और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फर्स्ट थिंग इज़ योर डाइट. अगर आप कचरा खाना खाते हो, अगर आपने अपने डाइट का नहीं ध्यान रखा है, देन देयर इज़ अ वेरी हैवी चांस कि आपको कोई ना कोई एलिमेंट होगा. एलिमेंट जैसे PCOS, थायराइड, endometriosis, or any kind of hormonal reproductive issue will happen to you if you've not taken care of your diet and physical activity. जब ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे, बिकॉज इट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ योर एग्स, इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग योर यूट्रस, इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग योर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स. तो जब आपको एलिमेंट ही ऐसी हो गई है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, देन नेचुरली कंसीव करना या कंसेप्शन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. सेकेंड थिंग इज़ दैट आई स्पोक अबाउट सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर हम पूरा दिन काम करते हैं बैठ के, और अगर हमने एक्टिविटीज़ नहीं की है, एक्सरसाइज नहीं किया है हमने, वी आर नॉट एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ऑफ कोर्स हमारे स्टैगनेंट बॉडी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने लगेंगी और वो वहाँ से चालू होती है. सो डाइट एंड फिटनेस गो टुगेदर, डाइट एंड एक्सरसाइज गो टुगेदर. थर्ड थिंग इज़, अगर हम हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, अगर हम बहुत सारा अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वेप करते हैं, basically we are engaging in lots of activities which we shouldn't be engaging in, then of course there is going to be physical and emotional disruption, and that is also a factor of infertility. And
one very interesting concept that I want to tell you is that we usually look at a person's physical age. हम हमेशा फिजिकल एज डिटरमाइन करते हैं कि ओ यू आर 30 years old, or यू आर 35 years old, you might have a problem with this or that. You know, in reality, health और wellness में we actually also look at the biological age. What is your real biological age? You can be 35 from a physical perspective, but your body's age, your biological age can be 45. उतनी aging already body में हो चुकी है because you've not taken care of yourself. So I'm saying that it's very important for you to look at your biological age. आप 35 के हो सकते हैं, आपकी biological age 25 हो सकती है internally, अगर आपने अपने बॉडी का, न्यूट्रिशन का, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा है. और फ्लिप साइड, आप 35 के हो सकते हैं पर आपकी बायोलॉजिकल एज अंदर से 45-50 हो सकती है, स्लो हो चुकी है, बिकॉज यू हैवंट टेकन केयर ऑफ योर सेल्फ. व्हेन अ कपल और व्हेन अ मेल और अ फीमेल presents comes with any kind of a infertility issue, it's very important for us to look at first their nutrition, their exercise regime, their mental health, their emotional health, to be able to determine what really is the underlying factor of their infertility. जैसे आपने बताया कि अगर कोई फीमेल या कोई कपल है, दे आर लुकिंग टू कंसीव, Yes. ठीक है, और दे आर प्लानिंग देयर, सो व्हाट आर द सर्टन थिंग्स दे हैव टू लुक आफ्टर सो दैट कि इट शुड बी दिस प्रोसेस शुड बी लाइक easy, Yeah. and the progeny that is going to be, or whatever the child going to born, the child should also be healthy. Yes, firstly, there are a series of tests in functional nutrition and functional medicine that is need to be done. इसको करना ज़रूरी है if you are planning to conceive. For women, there is a full panel of hormonal tests जिसको करके पता चल सके कि उनके certain hormones कौन से level पे हैं. उनका एक थायराइड लेवल बैलेंस है कि नहीं, आयरन लेवल्स बैलेंस्ड है कि नहीं, ओवरऑल FSH, ओवरऑल उनका जो सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट्स आर देयर विच यू नीड टू बी एबल टू डू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनली बॉडी कितने हेल्थ पे है. For men also, there is a full set and series of hormonal tests to be done for men, through which अगर वो करे तो हमें पता चले कि कि उनका ओवरऑल स्पर्म क्वालिटी कैसा है, वो किस तरीके से उनका ओवरऑल फर्टिलिटी लेवल्स और इनफर्टिलिटी लेवल्स है प्रोड्यूस हुए हैं. दीज टेस्ट वंस यू डू टू बिगिन विथ, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर कंसेप्शन प्रोसेस. और इसका जो रिजल्ट्स आए, आपके डॉक्टर, एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं जब उनको पता चले कि ये पैरामीटर्स है. आपका डायग्नोसिस एक बार आपको आ जाए, फिर आप उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो देयर इज़ अ वेरी 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 नाइस चांस दैट विद इन अ फ्यू मंथ्स और 1 or 2 years or something you will happily be able to conceive if you've looked after whatever it is that needs to be looked after. क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है लाइक वंस यू हैव अ चाइल्ड ऑल्सो, तो बचपन से ही बॉयज़ जो चाइल्ड है उसमें या तो डायबिटिक इश्यूज हैं या फिर कोई एलिमेंट्स हैं, बॉडी एलिमेंट्स हैं. Yes. तो बाय बर्थ दे आर कमिंग अक्रॉस सर्टन डिजीजेस. Yes. तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है. Birth diseases and defects is something which is a little bit more complex. There can be lots and lots of factors, sometimes known, sometimes unknown when this happens. However, अगर हम preventive चीज़ों की बात करें, if you want good egg quality as a woman, and as a man if you want good sperm quality, so that the baby that comes is also healthy and happy, and there is no pregnancy complication that happens, you have to make sure that you as a parent have taken care of yourself. Even while pregnancy, not to overeat, not to gain too much of weight, be physically active, you know, constantly exercise. जो भी हो सके उतना movement is very important, so that engage yourself in good activities, meet good people, have your friends and family around you, consume spiritual texts, read good things so that you can feel educated about yourself and you can have positive, you know, vibrations from whatever it is that you consume. ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्री कंसेप्शन, ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड इवन आफ्टर द बेबी कम्स आउट. वंस वी डू दीज एक्टिविटीज एंड व्हेन वी इन इंडिया, हमारे में तो बहुत ही ज़्यादा गर्भ संस्कार को बहुत ही ज़्यादा वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इन द वेदास, एज पर आवर कल्चर, वी गिव गर्भ संस्कार सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि दिस इज व्हाट द अलाइनमेंट इज कि स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना, पॉजिटिविटी रखना, अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों से सराउंड करना, हेल्थ का ध्यान रखना, इट इम्पैक्ट्स द बेबी एट द एंड ऑफ द डे. सो आई थिंक कि both the parents engage in this and they support each other and that kind of a harmony is there, when the baby comes,
the baby is 100% going to be healthy and happy. सो वाइल लाइक जब हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हम एक बात कर रहे थे जर्नल. तो अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल में या फिर आपकी डाइट में से कुछ एलिमिनेट करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ओके दीज आर द फ्यू एलिमिनेशंस वी हैव टू डू, या हमारी बॉडी को ये सूट नहीं कर रहा है? कैन यू प्लीज लेट अस नो कि हम कैसे वो जर्नलिंग कर सकते हैं? हम इंटॉलरेंसेस की बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. सो अगर आपको पता है कि बहुत टाइम से कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है और आपको पता नहीं है कि क्यों हो रही है ये, माई सजेशन इज दैट आप एक वीक के लिए या 15 दिन के लिए एक जर्नल, एक बुक मेंटेन करें. एंड जब आप कुछ भी खाएं, लंच आपने क्या खाया आइटम और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ 1 to 2 आवर्स में, आप उसको डॉक्यूमेंट करें. व्हेन यू डॉक्यूमेंट दिस कि आप क्या खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो और वो खाने से आपको क्या फील हुआ, क्या ट्रिगर हुआ, एट द एंड ऑफ 10 to 15 days यू हैव अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग. एक डॉक्यूमेंटेड डेटा आ गया आपके पास विच टेल्स यू दैट मे बी ये चीज मुझे नहीं सूट कर रही है. अगर आपने नोटिस किया है कि जब भी आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसके बाद आपको नहीं अच्छा लगता है, डायरिया फील होता है या गुड फील होता है पेट में, इट इज एन इंक्लिनेशन दैट आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है. या आपने नोटिस किया है कि अगर आप कोई भी ब्रेड की चीज खा रहे हैं या अगर आपने शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है और उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगा है, चॉकलेट अगर आपने खाया और उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, एंड यू डॉक्यूमेंटेड एंड यू गेट टू नो कि डेटा में ये दिखा रहा है, later on it becomes very easy for you to remove that and check अगर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. So the first step, अगर आप किसी को नहीं कंसल्ट कर सकते या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते तो खुद आप इससे चालू कर सकते हैं. Great. और another go, like to most of us, every female or male nowadays, a male also, they need a very glowing skin, clear skin, ठीक है. Yes. So साथ में वो they are using lot of cosmetics, right? Yeah. But taking care of their nutrition diet, Yeah. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? So we get any like small detoxified drinks we can have, या मॉर्निंग में कई लोग बोलते हैं काफी सारे लाइक स्मूदीज रहते हैं, कई लोग बोलते हैं. सो एनीथिंग वी कैन हैव टू हैव अ ग्लोइंग स्किन, या किसी की मैरिज होने वाली है लाइक तो द पर्सन नीड्स अ वेरी ग्लोइंग स्किन. लाइक स्पेशली फीमेल्स को तो ये रहता है कि शादी में दे वांट टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव अ ग्लोइंग स्किन. सो व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव? फर्स्टली द प्रोसेस हैज टू स्टार्ट 6 months बिफोर. ओके. ये जो आप सडनली जो आप में एक आया है कि मेरी मैरिज है या एक ओकेजन है या ये है, ऑन द स्पॉट तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज द बॉडी अडेप्ट करने के लिए और कोई भी चेंज लाने के लिए आपको 6 months पहले से चालू करना पड़ेगा. नाउ इसमें ना कोई भी शॉर्टकट रेमेडी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली शॉर्टकट रेमेडी नहीं है, बट सर्टन स्टेप्स हैं. सबसे पहले जो स्किन को रिजुविनेट करेगा, ग्लो देगा, डार्क सर्कल्स को हटाएगा, इज गुड क्वालिटी स्लीप. आई कीप सेइंग दिस बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंसिस्टेंटली एवरी नाइट सर्टन आवर्स, 7 to 9 hours डीप स्लीप कंज्यूम करना या डीप स्लीप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज योर स्किन ओनली रिकवर्स एंड फील्स गुड एंड ग्लोज इफ़ यू स्लेप्ट वेल. सो प्लीज़ लुक इन टू योर स्लीप हाइजीन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वन इज दैट यू हैव टू कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको पूरे दिन में डिफरेंट कलर्स, मैंने रेनबो के बारे में बात किया था, राइट? डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको कंज्यूम करने हैं इन वट एवर वे यू वुड लाइक टू कंज्यूम इट. जूसेस, सूप्स, cutting the fruit and eating it in whatever way is suitable for you. Please consume a different variety of seasonal also. Keep rotating it, changing it, of good amounts of fruits and vegetables. The third thing is good fats. You have to consume good fats for good skin and hair. What are good fats? Coconut, avocado, sesame, nuts, seeds. सारे प्रकार के nuts, सारे प्रकार के seeds in small quantities. जब हम कोई भी चीज़ में सीड्स, नट्स, गुड फैट्स ऐड करते हैं, वो इंसुलिन को भी रेगुलेट करता है और उसके साथ साथ हमारे स्किन और हेयर को भी ग्लो करता है. तो कोकोनट तो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, सो वी कैन पुट अ लिटिल बिट ऑफ श्रेडेड कोकोनट और जस्ट ईट कोकोनट लाइक दैट ओनली. और कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, घी कंज्यूम कर सकते हैं छोटी क्वान्टिटीज़ में, एवोकाडो खा सकते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो चुका है. एंड ऑल्सो एनी काइंड्स ऑफ नट्स लाइक कैश्यू, पिस्ता, बादाम, वॉलनट्स in small quantities along with seeds, chia seeds, flax seeds, sesame seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, all these things in small quantities throughout the day is fantastic for your skin and hair. That's great. Another question is obesity. Yeah. Like, हर कोई पतला होना चाहता है. Like weight management is the biggest thing. Yeah. I think we all are struggling. Yeah. So, the best way to do weight management.
अगेन इस पे भी एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं, बट जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ जिस्ट ऑफ वेट मैनेजमेंट. योर वेट कैन ओनली बी मैनेज्ड if the only thing that your body has to look after is your weight management. Think about it. अगर बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, इरेगुलरिटीज है, तो बॉडी वेट लॉस पे नहीं फोकस करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी दूसरी चीजों पे ध्यान रखना है अभी. That is the reason why metabolism also fails, starts diminishing. But if your body has no disorders, no ailments, नो डेफिशिएंसीज, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है, D3 की डेफिशिएंसी नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, अगर उसको और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है तो वो जो एक काम जो करना है वो बहुत बखूबी से करेगा वो. सो माई एडवाइस इज दैट अगर वेट लॉस चाहिए, अगर वेट मैनेज करना है या किसी किसी को वेट गेन भी करना है, तो जो एक बॉडी का जो एक काम है उसको वही करने देना चाहिए. मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं है. ब्लड टेस्ट करवाइए, फाइंड आउट कराइए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, जो भी डेफिशिएंसीज है उसका क्योर निकालिए, उसको उसके सिम्टम्स को इरेडिकेट कीजिए. सेकेंड थिंग इज इफ यू हैव एनी डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड, PCOS, hypertension, diabetes, anything that you have, osteoporosis, endometriosis, ये बहुत कॉमन हो चुका है सारी चीज़ें. तो अगर ये सब है तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनी काइंड ऑफ फैट लॉस बिकॉज इट हैज़ एक्स्ट्रा वर्क टू डू. सो मेक श्योर दैट यू आर हीलिंग दीज थिंग्स. एंड द थर्ड थिंग इज़ योर मेंटल हेल्थ. अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अगेन कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, इंसुलिन इंक्रीज होगा, बॉडी ब्लोट फील होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, इट विल होल्ड ऑन टू द वाटर वेट ऑल्सो. You will not feel very easy and light. So please make sure that your mental health is taken care of and you are relaxed, you are easy, you are feeling calm from inside, and that is when the body can do its work. It can regulate its metabolism, it can regulate its hormones, and you will get the desired effect that you need. Great. So first we have to make sure all the three states are at peace. Yes. It's in sync. Yes. That harmony, that peace, that rhythm that I was talking about. Yeah. is first important to get within yourself, and once you get that, extra कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. It will heal itself because the body is regulating itself. The metabolism rate is high. Whatever we are eating is getting digested and excreted really well. Our blood circulation is really good. We don't have any deficiencies, so if you're feeling nice and vital and healthy, this is all a byproduct of it. देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी कम अक्रॉस. ठीक है, जैसे अभी हमने देखा वीट एलर्जी हो गया, या फिर पीपल आर गोइंग थ्रू मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं, इवन दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. ठीक है, बट हमने ये भी देखा पीपल आर नॉट एग्रीइंग टू इट. वो मानते नहीं है कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम है. दे आर नॉट लाइक सेइंग कि हाँ ये हमें हो गया है. एग्री नहीं है वो लोग, बिकॉज मे बी देयर ग्रैंड पेरेंट्स और फादर और जो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम काइंड ऑफ अ डाइट. तो मतलब एक पर्सन कैसे जज कर सकता है ओके ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट या द पर्सन इज मतलब वीट इंटॉलरेंट. ठीक है, और अगर ये कंज्यूम नहीं कर सकते, सपोज मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, यू गेट थ्रू. सो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस वी हैव फॉर इट? सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव इशू है, there is some or the other kind of intolerance or sensitivity that is happening. IBS हो रहा है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, piles, any kind of digestive issue, right? It means that there's some or the other food item that you are eating or something or the other is wrong that you are consuming और intolerances है. तो सबसे पहले तो अगर आपको ये है तो आप बैठ के, क्योंकि ना हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कॉमन है बर्पिंग, फार्टिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन के साथ लोग जिंदगी निकाल लेते हैं. But actually it's not supposed to be like that. It's not supposed to be common and it's not supposed to be something that you live with. ये problem areas है सारी. And when you investigate it, when you find out, ये अगर आपको पता चले कि लैक्टोज इंटॉलरेंट, अगर आप दूध का कोई भी आइटम खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको मोशन हो रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या अगर आपको एसिडिटी हो रही है, या आपको अनईजी फील हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंस ओवर अ रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको ये फील हो रहा है तो ग्लूटेन के साथ भी सेम चीज़ है. बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम पे पता नहीं चलता कि उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है.
wheat, मैदा एंड ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लूटेन. ग्लूटेन प्रोटीन होता है इसके अंदर, व्हीट के अंदर, एंड उसकी इंटॉलरेंस होने लगती है. तो बहुत सारे लोगों को ये बहुत टाइम तक पता नहीं चलता है, बट देन लेटर ऑन जब उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्रॉनिक रैशेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसरप्शन होने लगता है, तब जाके पता चलता है कि उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है. एंड व्हेन यू रिमूव इट, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बॉडी में उनको ये निकालना पड़ता है. तो ये इन चीज़ों से हम जज कर सकते हैं. नाउ आई बिलीव चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. तो जैसे हमने व्हाट्सएप के लिए अडेप्ट कर लिया, इंस्टाग्राम के लिए अडेप्ट कर लिया, द सेम वे वी ऑल्सो हैव टू अडेप्ट आवर डाइट ऑल्सो टू द प्रेजेंट डेज एंड टाइमिंग्स. एक्टिविटी लेवल्स पहले के जैसे नहीं है, वीट का क्रॉप पहले के जैसा नहीं है, मिल्क का प्रोडक्शन पहले के जैसा नहीं है. एवरीथिंग इज़ वेरी कमर्शलाइज्ड एंड हाइपर कमर्शियल दीज डेज. GMO प्रोडक्ट्स, GMO ग्रेन्स अब हो चुके हैं. तो आई एम सेइंग दैट जो ग्लूटेन कंसिस्टेंसी व्हीट ग्रेन में 20 साल 30 साल पहले थी, 20% ग्लूटेन हुआ करता था, अब वो सेम ग्लूटेन 40, 50, 60% तक होता है. एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस because our body is not used to digesting all these things. And even if it can digest, our sedentary levels, our activity levels are so less that we can't digest all these things. तो I'm saying कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, सब कुछ आगे हो रहा है, पर आप उधर के उधर ही अटके हो, एंड इसलिए आपका हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं जा रहे हैं. तो इफ़ यू आर स्टबर्न एंड इफ यू डोंट वांट टू चेंज, देन इफ नथिंग चेंजेस, यू विल सफ़र एंड यू विल कंटिन्यू टू हैव योर हेल्थ एलिमेंट्स. पर अगर आपने किसी का सुन लिया, या अगर आपको लगा कि ये मुझे चेंज करना चाहिए एंड मे बी मुझे हेल्प कर सकता है, then win-win situation. You've tried it, it helped you, and you've gotten onto a better journey for health. नॉर्मली क्या होता है, लोगों को पता भी होता है दे आर व्हीट इंटॉलरेंट, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, या फिर वो मिल्क या लैक्टोस इंटॉलरेंट है, बट दे डोंट नो कि वो उसकी जगह पर क्या कंज्यूम कर सकते हैं. राइट. तो सो व्हाट इज द बेस्ट इफ यू आर नॉट हैविंग अ व्हीट, तो हम क्या खा सकते हैं? Millets are my go-to. I love millets and I think everybody should start incorporating millets in their diet. और millets क्या होता है? ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीरा, सामा, कुट्टू, ये सारे जो नाम आप सुन रहे हो ना, ये सारे सीड्स, ग्रेन्स हैं जो हम मिलेट्स के अंडर, जिसको हम मिलेट्स के ब्रैकेट के अंदर डालते हैं. अगर आप व्हीट और आटा, मैदा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू कंज्यूम इज ऑल दीज थिंग्स. Rice is a great option. Rice, kuttu, buckwheat, jowar, bajra, amaranth which is rajgira, ये सारी चीज़ें, रागी, ये सारी चीज़ें आप डेली में कंज्यूम कर सकते हैं. इसकी रोटी बना सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, इसको राइस के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हैं. कोई भी चीज़ में आप इसको, डोसा, चीला, सब कुछ बना सकते हैं आप इसका. ये सब चीज़ें जब आप इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो फिर आपको मैदा, व्हीट याद भी नहीं आता है. तो दिस इज़ अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट. और द सेकेंड थिंग इज़ दैट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, देन यू कैन कंज्यूम ऑल्टरनेटिव्स. आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइक टोफू फॉर एग्जाम्पल. इन केस ऑफ पनीर, चीज़, अब वीगन चीज़ भी अवेलेबल है, आप घर पे कैशू से भी चीज़ बना सकते हैं. सो ऑल दीज आर ऑल्टरनेटिव्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. अगर हमारा पित्त बढ़ा हुआ है तो हम ऐसे कौन से ग्रेन्स इसमें से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट? So I'll tell you in a general rule for millets, right? There are certain rules to follow with millets. Firstly, millets छोटी क्वांटिटी में खाए जाते हैं. कभी भी millets बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटीज़ में नहीं खाए. एवरी डे आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटीज़ में आप कंज्यूम करेंगे. सेकेंड चीज़ है, हमेशा जो भी मिलेट खाएंगे उसको एक गुड फैट कंपोनेंट में, घी या तेल, कोई भी चीज़ में तड़का दे के, बना के, उसके ऊपर स्प्रेड करके आप कोई भी गुड फैट कंपोनेंट के साथ मिलेट्स को खाएंगे, सो दैट डाइजेशन में आपको ईजी होएगा. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट ये सीजनल मिलेट खाएंगे आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर समर में आप बाजरा नहीं खा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो समर में आप कूलर ग्रेन्स खा सकते हैं. जैसे ज्वार आप कंज्यूम कर सकते हैं, एमरंथ आप कंज्यूम कर सकते हैं. ये साले जो है ये आप समर में कंज्यूम कर सकते हैं. विंटर्स में फिर आप रागी और बाजरा कंज्यूम कर सकते हैं. सो ये 3-4 रूल्स जो है ना मिलेट्स को लेके, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इट डज नॉट गेट हैवी ऑन एनी ऑफ द डोसा टाइप्स. यू कैन स्लोली एंड ईजिली नेविगेटेड थ्रू योर सीजन्स एंड दीज रूल्स. दिस इज़ अ ग्रेट पॉडकास्ट. मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, दिस इज़ मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड शायद मैंने बहुत सारे अपने डाउट्स भी क्लियर कर लिए, और मेरे साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे गेस्ट भी होंगे या मेरी ऑडियंस भी होगी जिनके ये डाउट्स होंगे. देयर इज़ अ वेबसाइट
विद डॉक्टर करिश्मा शाह. आप वहाँ पर जाके वो क्विज भी ले सकते हैं. एंड अगर आपको फिर भी डाउट्स लग रहे हैं, यू कैन रियली कंसल्ट डॉक्टर करिश्मा शाह. एंड थैंक यू डॉक्टर करिश्मा शाह फॉर बीइंग ओवर हियर. Thank you, Nupur. It was my pleasure. I indeed had a lot of fun, and I hope that the message goes across to all your audiences and they can learn something out of this. Thank you. Hope you enjoy the podcast. Thank you for being over here.